Hello students, I am Ajay Srivastava. Today I am going to teach you chapter 3 in history, the ruling the countrysides. स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्रीसाइड पढ़ाने वाला हूँ। रूलिंग द कंट्रीसाइड का मीनिंग होता है कि अंग्रेज अब गांव की तरफ मूव किए। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव की तरफ मूव किए और वहाँ पे कंप्लीट जो है अपनी शासन सत्ता जो है, अपना कंट्रोल या अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एस्टैब्लिश कर दिए थे गांव की तरफ या रूलर्स एरियाज़ में कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अब इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आज हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इस ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंडर कराना चाहता हूँ कि प्रीवियस चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी के विषय में पढ़ा था। ये दो निर्णायक युद्ध के बाद जो है अंग्रेज कंप्लीट भारतवर्ष में एक या बंगाल में कंप्लीट इनका प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया था। और ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पायर एंड अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल्स। 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर के द्वारा जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर्स थे उनको दीवान बंगाल में नियुक्त किया गया था। एज द दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। इस तरीके से दीवान जब अंग्रेज जब बन गए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर्स थे वो जब दीवान बन गए, तो दीवान के बाद कंप्लीट जो वो उनका जो क्षेत्र था, टेरिटरी था, वो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन उन क्षेत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके कंट्रोल में आ गया। जब उनके कंट्रोल में आने के बाद वो कंप्लीट जो है वो अपना एक तरीके से बंगाल के क्षेत्रों का और भी साउथर्न भाग में और नॉर्थर्न भाग में भारत के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जो है अंग्रेज जो है शोषण करने लगे। वो शोषण जो है वहाँ के किसानों के साथ करने लगे, जो वहाँ के पीजेंट थे उनके साथ उनसे रेवेन्यू लेने लगे और कहीं ना कहीं जो है वो रेवेन्यू की जो दर थी काफ़ी हाई थी और जिससे जो किसानों की जो स्थिति थी वो डे टू डे जो है ख़राब होते जा रही थी। और द इकोनॉमी ऑफ द बंगाल वाज द फेसिंग द डीप क्राइसिस, आर्टिसियंस एंड द पीजेंट्स लेफ्ट बंगाल। इस तरीके से देखा गया कि वो धीरे दिन पर दिन जो है जो वहाँ के आर्टिसियंस थे और जो पीजेंट्स थे वो उनकी जो स्थिति थी, जो इकोनॉमिकल स्थिति थी, वो दिनों दिन खराब होते जा रही थी, जिसके कारण वो उनको अब बंगाल से निकलकर कहीं दूसरे जगह जाना मजबूरी हो गया और वहाँ से वो छोड़ने लगे, लेफ़्ट करने लगे और बंगाल को छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए। और उसके बाद भी जो है अंग्रेज़ों का शोषण जो है रेवेन्यू था वो रुक नहीं रहा था, किसी न किसी तरीके से वो इंक्रीज़ ही कर रहे थे अब रेवेन्यू दर को। और उसी बात जो है लंबे समय से 1770 में ए बिग फैमिन्स हिट बंगाल इन 1770 में दिस किल्ड अबाउट द 10 मिलियंस पीपल। इस तरीके से 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल आया था और अकाल आने के बाद लगभग वहाँ की 10 मिलियंस पीपल जो है डाई हो गए थे, मर गए थे। इट वाइप आउट करना मतलब कि ख़त्म हो जाना। एंड 1/3 ऑफ द बंगाल्स पॉपुलेशन, इस तरीके से जो उस समय बंगाल की जो आबादी थी उस आबादी का 1/3 पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो गया था, मारे गए थे। इस तरीके से बंगाल में लगातार उनका शोषण अंग्रेज़ों का चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उसके बाद भी वो किसी न किसी तरीके से अपनी नई सेटलमेंट ला रहे थे। इस तरीके से उनके समझ में एक दिमाग में आया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर किसानों के एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर सही करते हैं, अगर एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं, उनके एग्रीकल्चर को ज़्यादा ग्रोथ करवाते हैं, तो फिर हमारा रेवेन्यू जो है डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए वो टाइम टू टाइम अनेक तरीके के सेटलमेंट लाए और हम लोग अब उन सेटलमेंट के विषय में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सेटलमेंट था उनका परमानेंट सेटलमेंट था। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू द पीजेंट वेयर द एक्सपेक्टेड टू पे वाज अ फिक्स्ड परमानेंटली। अगर परमानेंटली सेटलमेंट से ही लग रहा है कि उनका जो रेवेन्यू दर था वो परमानेंट मतलब हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। दैट इट इज़ वाज नॉट बी इंक्रीज इवर इन फ्यूचर, मतलब उनकी जो रेवेन्यू दर थी वो अब फ्यूचर में भी इंक्रीज नहीं किया जाता था, मतलब फिक्स कर दिया गया था। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द 1793 बाय द लॉर्ड कर्नवालिस, और लॉर्ड कर्नवालिस जो उस समय गवर्नर थे जो उन्होंने 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट को। द राजा एंड तालुकदार्स वेयर इज द इन चार्ज ऑफ द कलेक्टिंग
रेवेन्यू। इस तरीके से अगर बोला जाए तो उस समय क्या डायरेक्टली ब्रिटिशर वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे? नहीं, उनका हक, वो डायरेक्टली किसको जो इंचार्ज बना देते थे? राजा और तालुकदार जो था उनको हेड बना। जिस तरीके से अगर फार्मर जो खेती करता है और फार्मर को जो है राजा जो हेड होते थे वो उनके ही अंदर में लैंड्स होता था और फार्मर्स उस पर ग्रो करते थे और रेवेन्यू जो है वो राजा और तालुकदार को देते थे और उसके बाद राजा जो है ब्रिटिशर को क्या करता था? रेवेन्यू देता था। बट इस परमानेंट स्टेट में बहुत सारे इश्यूज थे और बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। उसके बाद अंग्रेजों ने महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। महलवारी सिस्टम वन ऑफ द मेन रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। इस तरीके से महलवारी सेटलमेंट जो था एक तरीके से भारत में ब्रिटिशों के द्वारा एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का एक सिस्टम लगाई गई थी। हॉल मैकेंजी दे स्टार्टेड दिस सिस्टम इन 1882। जो हॉल मैकेंजी थी जो ब्रिटिशर थे जो 1882 में जो महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किए थे। इन दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय दिस विलेज हेडमैन। जो गांव का जो हेडमैन होता था उनके द्वारा ही वो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। एंड इट वाज नॉट फिक्स। ये जो रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं होता, टाइम टू टाइम चेंज होता था, रिवाइज किया जाता था। द पीजेंट्स वेयर द ऑनर्स ऑफ द लैंड्स। एक्चुअली पहले वाले में अगर परमानेंट सेटलमेंट में तो वहाँ पे जो लैंड जो फार्मर्स थे वो ऑनर नहीं होते थे लैंड के, उनके हकदार जो थे जमींदार होते थे या राजा होता था या तालुकदार होते। बट यहाँ पे जो फार्मर्स है वो अपने लैंड का मालिक खुद होते थे। एंड एवरी पेजेंट हैड टू गिव हिज शेयर ऑफ द रेवेन्यू। इस तरीके से वो अपना उनका जो शेयर होता था रेवेन्यू होता था वो जितना फिक्स किया जाता था वो क्या करते थे? जो हेडमैन होता था गांव का उनको देते थे। इसको हम लोग शॉर्टली और समझते हैं। महलवारी सिस्टम के विषय में थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे तरीके से हमेशा याद रखना है। डेवलप बाय द हॉल मैकेंजी इन द 1882 में। सबसे पहले महलवारी सिस्टम जो है हॉल मैकेंजी ने 1822 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। और महलवारी सिस्टम को नॉर्थन पार्ट में जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड द फील्ड वेयर द मेजर्ड, इसमें भी फील्ड को मेजरमेंट किया जाता था और मेजरमेंट करने के बाद ही उनकी रेवेन्यू जो है वो जो फिक्स किया जाता था। रेवेन्यू ऑफ द ईस्ट प्लॉट एडेड अप टू द कलेक्टिव रेवेन्यू ऑफ द विलेज। और इस तरह से विलेज का जो भी प्लॉट्स होता था उनको रेवेन्यू जो है उन पर ऐड किया जाता था, जोड़ा जाता था कि उनके मेजरमेंट के आधार पर उन पर रखा जाता था। रेवेन्यू वाज रिवाइज पीरियोडिकली। और इस तरीके से उनका जो रेवेन्यू था वो पीरियोडिकली जो है टाइम टू टाइम जो है रिवाइज किया जाता था, घटाया बढ़ाया जाता था, इंक्रीज डिक्रीज किया जाता था। विलेज हेडमैन द कलेक्ट द रेवेन्यू। जो विलेज का जो हेडमैन होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। विलेज वाज कॉल्ड एज महल। हमने महलवारी सिस्टम को पढ़ा है तो महल का मतलब होता है विलेज, गाँव। और इस तरीके से वो रेवेन्यू जो है गाँव में लगाए जाते थे। एक तरीके हम लोग शॉर्टली चले तो इस तरह से पहले सबसे पहले क्या करते थे? तो मेजरमेंट द मेजर्ड लैंड करते थे। सबसे पहले लैंड को मेजर करते थे। उसके बाद जो विलेज के लोग होते थे वहाँ के जो हेडमैन थे वो क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करके, और ये हेडमैन जो है ब्रिटिशर को रेवेन्यू देते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेटलमेंट था रैयतवाड़ी सेटलमेंट और या तो सिस्टम्स। कह रहे कि रैयतवाड़ी सिस्टम in South and Southwestern India was introduced by the Thomas Munro and कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ये दोनों के द्वारा जो है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था भारतवर्ष में। द सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद द रैयत। रैयत का मतलब एक किसान जो खेती करते हैं उनसे वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे जो है ब्रिटिशर जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। पीजेंट हु इज़ वेयर रिकॉग्नाइज एज द लैंड ऑनर्स। और इस तरीके से जो फार्मर्स होते थे वो खुद अपने ज़मीन का मालिक होते थे एज लॉन्ग एज ही इज़ पेड द रेवेन्यू। और इस तरीके से लंबे समय तक वो रेवेन्यू पे करते थे। इसको हम लोग शॉर्टली और अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर बात करें तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो था इंट्रोड्यूस बाय द थॉमस मुनरो एंड द कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। इंट्रोड्यूस इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था वो साउथर्न पार्ट में लगाया था। फील्ड वेयर मेजर्ड, इसमें भी फील्ड को मेजर किया जाता था। रेवेन्यू वाज रिवाइज पीरियोडिकली, और इसमें भी रेवेन्यू जो है वो पीरियोडिकली जो है रिवाइज किया जाता। बट इसमें टाइम पीरियड जो था काफ़ी लंबा होता था, 20 से 30 ईयर्स के बीच में रिवाइज किए जाते थे। ब्रिटिशर कलेक्ट रेवेन्यू, और इसमें डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर इन्वॉल्व होते थे और ब्रिटिशर ही रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। द पीजेंट वेयर द ऑनर्स एंड द कलेक्ट रैयत। और इस तरीके से पीजेंट जो है वो अपने ज़मीन का मतलब एक तरह से ऑनर थे और उनको हम लोग रैयत भी कहते थे। चलिए आज हमने चैप्टर 3 का जो है कंप्लीट जो है ये चैप्टर को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है
जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट भी कीजिए। और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम्स है या कोई भी एक्सक्यूज़ है, तो कोई भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसमें आप कमेंट कीजिए, जिसके माध्यम से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।